हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। और चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है उस फोर्स को कौन बताता है, कूलम्स लॉ। तो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, कूलम्स लॉ के बारे में। ठीक, तो चलो देखते हैं। सबसे पहली बात, हम लोग के सामने बात आती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो हम लोगों ने, जब छोटे बच्चे थे हम लोग, तो हम लोगों ने देखा कि क्या करते थे हम लोग, स्केल ऐसे रगड़ते थे बाल में, और स्केल रगड़ के छोटा सा कोई मटेरियल उठा लेते थे। ऐसा सबने किया होगा। जब सबने ऐसा किया तो हम उसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल चार्ज आता है। अच्छा एक बात बताओ, जब हम लोग सर्दियों में क्या करते हैं, वुलन क्लॉथ ऐसे उतारते हैं, तो कभी फील किया तुमने कुछ चड़चड़ाहट सी, चिमचिमाहट सी किया? कभी तुमने ऐसा भी फील किया होगा कि तुम गाड़ी चला के कहीं से आए और तुमने अचानक गेट छुआ या कुछ भी छुआ, तो तुमको फील होता है कि हाँ कोई स्पार्क, थोड़ा बहुत स्पार्क तो फील आया ना? ऐसा होता है। अगर ऐसा होता है तो ये सब क्या है, फ्रिक्शनल चार्ज होता है। ठीक उसको ऐसे कर दो। ठीक है, तो ये क्या होता है, सब फ्रिक्शनल चार्ज होता है। इसका मतलब कि कुछ चार्ज जैसा माहौल बन गया। तो सबसे पहले एक व्यक्ति आए थे, विलियम गिलबर्ट। इन्होंने किस बारे में बताया, फ्रिक्शनल चार्ज के बारे में। किसने बताया, फ्रिक्शनल चार्ज के बारे में कौन बता रहे हैं, विलियम गिलबर्ट। कि हाँ भाई, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या फ्रिक्शनल चार्ज जैसा कुछ माहौल होता है। ठीक है, माने कि अगर हम लोग एफ, जी, डब्ल्यू और इनमें से कोई एक आपस में रब करेंगे तो चार्ज जनरेट होगा। कैसा कैसा, देखो ये क्या है, फर। फर जानते हैं हम लोग, ग्लास, वूल। और ये क्या है, प्लास्टिक, अंबर, सिल्क, एबोनाइट, रबर। इनको आपस में रगड़ोगे तो इनके ऊपर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव। इनके ऊपर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव। मान लो कि तुमसे पूछे कि ग्लास को एबोनाइट की रॉड के साथ रगड़ा तो किस पे कौन सा चार्ज आएगा। ठीक, तो तुम क्या बताओगे, ग्लास पे पॉजिटिव आएगा, एबोनाइट पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा। माने कुछ भी पूछेगा इन्हीं में से पूछेगा, अगर कोई ऐसा सवाल बनाने की कोशिश करी गई तो। ठीक, चलो अब बारी आई कि अगर हम लोग चार्ज की मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें, तो हम लोगों ने टेंथ क्लास में सुना था कि आई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाई टी। इसका मतलब क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, आई टी होता है ना। इसका मतलब कि चार्ज क्या है, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द टाइम फॉर विच करंट फ्लोज। ये क्या कहला रहा है, हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है, बेसिक जानकारी जो होनी बहुत जरूरी है। पता है, आधी से ज्यादा बात टेंथ क्लास में सिखाई गई, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें दिमाग से उतर जाती है, इसलिए हम लोग को एक बार रिकॉल करना जरूरी है। अब हमें पता है कि आई क्या है, करंट है। करंट का यूनिट क्या होता है भाई साहब, एम्पियर। किसके नाम पे होता है, आंद्रे मैरी एम्पियर। कुछ कुछ नाम भी पता होने चाहिए। ठीक, चलो। टी क्या होता है, टाइम। टाइम का यूनिट क्या होता, सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या बन गई, एम्पियर सेकंड। इसी एम्पियर सेकंड को आए कूलम, उन्होंने कहा कि भाई साहब ये हमारे नाम पे चलेगी, तो ऐसा यूनिट क्या बन गई, कूलम, जिसको हम लोग लिखेंगे कैपिटल सी से। ठीक है, किससे मेंशन करेंगे, हर जगह कैपिटल सी से मेंशन कर देंगे। क्लियर कट मैटर। ठीक है, तो अब बात आई कि एसआई यूनिट है, तो इसका मतलब सीजीएस यूनिट भी होनी चाहिए। एसआई यूनिट है तो सीजीएस यूनिट भी होगी। तो सीजीएस यूनिट जो चार्ज की होती है वो होती है स्टैट कूलम, या फिर इसको हम लोग कहते हैं क्या, ई एस यू, स्टैट कूलम, या फिर क्या कहते हैं, ई एस यू। व्हाट इज ई एस यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, अब अगर एसआई यूनिट है और सीजीएस यूनिट है, तो हम लोगों ने सुना था कि मीटर एसआई यूनिट होती है, माने एमकेएस यूनिट है, और सीजीएस में कौन होता है, सेंटीमीटर। तो क्या मीटर और सेंटीमीटर को रिश्ता है? क्या होता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि इनके बीच में कोई रिश्ता होना चाहिए। ठीक, तो देखो रिलेशन क्या होता है, हम लोग को पता होना चाहिए ये बात, कि 1 कूलम जो होता है वो 3 × 10⁹ ई
एस यू के बराबर होता है। ठीक है, 1 कूलम किसके बराबर होता है? 3 इंटू 10⁹ ई एस यू। तो ये देखो, ये एम के सिस्टम की यूनिट है, एम्पियर सेकेंड, उसी को एसआई में कन्वर्ट कर दी क्या? कूलम। ये क्या हो गई? सीजीएस यूनिट, स्टैट कूलम या ईएसयू, इनका रिश्ता क्या निकल आया? ये। अब बात आ रही क्या इसके अलावा भी कोई यूनिट होती है? तो हम लोग कहेंगे हाँ, इसके अलावा भी अपने पास यूनिट है। क्या है? देखो, यूनिट आ गई ई एम यू। कौन सी यूनिट आ गई? ई एम यू। ई एम यू का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक। अब 1 ई एम यू जो है, 1 ई एम यू ये किसके बराबर होता है? 10 कूलम के बराबर। 1 ई एम यू किसके बराबर है? 10 कूलम के बराबर। और हम लोगों ने अभी अभी पीछे देखा कि 1 कूलम किसके बराबर था? 3 इंटू 10⁹ कूलम के बराबर ना। तो हम लोगों ने इसको ऐसे लिखा 10 इंटू 1 कूलम। बोलो, कोई दिक्कत नहीं। और 1 कूलम किसके बराबर था? 3 इंटू 10⁹ ई एस यू के बराबर। और ये कौन है? 1 ई एम यू है। अब 3 और 10 और 10 पावर 9 कितना हो गया? 10 पावर 10। ये कौन है? ई एस यू। और ये कौन है? 1 ई एम यू। तो एक ई एम यू में कितने ई एस यू होते? इतने। एक ई एम यू में कितने कूलम होते? इतने। ठीक। तो बात आई कि जैसे हम लोगों ने ये लिखा 10 कूलम को क्या लिखा? 10 इंटू 1 कूलम लिखा। तो 1 कूलम को अलग कर लिया। ऐसे ही अगर यहां से 1 ईएसयू को अलग कर ले, 1 ईएसयू को अलग कर लो और भेज दे कहा? नीचे। तो क्या बन जाएगा? 1 ई एम यू अपॉन 1 ई एस यू बनेगा। तो ये क्या आएगा? ये आएगा 3 इंटू 10⁻10। ठीक। अब हम लोग को पता है कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है वो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बात तो हम लोग जानते हैं। अगर ये बात हम लोग जानते हैं तो ध्यान से देखो कि यहाँ पावर 8 थी, लेकिन यहाँ पावर कितनी है? 10 है। इसका मतलब है कुछ कि पावर कितनी बढ़ गई? 2। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 100 माने 2 जीरो बढ़ रही, तो 2 जीरो यहां भी बढ़ गई। इसका मतलब कि ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट ही है। सी क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये सी कूलम वाला सी नहीं है। किसमें है? इन सेंटीमीटर पर सेकेंड में। माने कि 1 EMU अपॉन 1 ESU क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होता है, जो कि किसमें होती है? सेंटीमीटर पर सेकेंड में होती है। ठीक, क्लियर कट मैटर। तो ये हो गई बात EMU की। अब बात आई कि क्या EMU के अलावा भी कुछ है मैटर? तो कहेंगे हाँ है। देखो, अब एक व्यक्ति आए जिनका नाम था क्या? फैराडे। फैराडे ने कहा भाई साहब, जो चार्ज होता है वो 2 टाइप का होता। ओहो, नो नो नो, सॉरी सॉरी सॉरी। बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन आया। उन्होंने कहा कि भाई साहब, जो चार्ज है वो कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो क्या करेगा? रिपेल करेगा। नेगेटिव नेगेटिव है तो क्या करेगा? रिपेल करेगा। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव है तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे क्या करेगा? रिपेल। यहाँ पे क्या करेगा? रिपेल। ठीक। अब बात ये हुई कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम पे चार्ज की एक और यूनिट आई जिसका नाम क्या है? फ्रैंकलिन। और एक फ्रैंकलिन जो होता है, ये सबसे छोटा चार्ज पॉसिबल कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक। ये क्या है? फ्रैंकलिन। क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। अब बात आई कि भाई साहब, अगर स्मॉलेस्ट है तो लार्जेस्ट भी कुछ तो होता ही होगा। तो लार्जेस्ट के लिए आ गया कौन? फैराडे। कौन आ गए? फैराडे। 1 फैराडे इक्वल्स टू होता है कितना? 96500 कूलम। ठीक। एग्जैक्ट वैल्यू इससे 10-15 कुछ कम होती है, लेकिन हम लोग कभी रखेंगे तो क्या रख देंगे? इतना। ठीक। 96,486 के आसपास कुछ होती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग 500 लिखेंगे, उसमें कोई समस्या का विषय नहीं है।
तो ये कौन सी है, लार्जेस्ट यूनिट, सबसे बड़ी यूनिट है, इससे बड़ी कोई यूनिट चार्ज की नहीं होती है। क्लियर कट मैटर। चलो अब बात आ रही कि चार्ज अगर है तो क्या कोई प्रॉपर्टी भी होती चार्ज की? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो एक प्रॉपर्टी तो हम लोग जान ही चुके हैं, क्या कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये बात हम लोग को पता है बहुत कायदे से, ठीक है। तो दो मेन प्रॉपर्टी चार्ज की जो उसके बाद होती हैं, बाकी सब तो फर्जीवाड़ा है। मेन पे आओ, मेन क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, माने चार्ज इज कंजर्व्ड। क्या लिखेंगे हम लोग, चार्ज इज कंजर्व्ड एंड चार्जेस क्वांटाइज्ड। ठीक, ये दो बातें सबसे ज्यादा क्या है, मेन। चार्ज कंजर्वेस का क्या मतलब है आखिर? चार्ज कंजर्वेस का मतलब ये होता है कि भाई साहब, चार्ज को केवल क्या कर सकते हो, एक जगह से दूसरी तरफ ट्रांसफर कर लोगे ना, इसको हम लोग इसकी सेवा समाप्त नहीं कर पाएंगे। तो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन भी तुमको बनता हुआ दिखाई देगा, क्या कि मान लेते हैं कि अपन लोग एक चैम्बर में हमने 3 कंडक्टर रख दिए, 3 कंडक्टर, एक का चार्ज है 1 कूलम, एक का है 2 कूलम, एक का है मान लेते हैं 5 कूलम। ठीक, ये 3 है अलग अलग। अब इस बॉक्स को बढ़िया हलोड़ दिया हम लोगों ने ना, पूरा शफल कर दिया, तो कंडक्टर है सब एक दूसरे से धप्पा धप्पा खेले होंगे। तो मान लिया हमने कि तुमको इसके बाद दे दिया कि एक बॉल के ऊपर चार्ज आ गया है अब 3 कूलम, और एक पे चार्ज आ गया है 2 कूलम, तो तीसरी पे चार्ज कितना होगा? तो हमने क्या किया, 1 2 और 5, कितना आया 8, और यहाँ पे क्या है 3 और 2 5, माने कि ये भी कितना होगा 3। क्यों? क्योंकि चार्ज क्या होता है, कंजर्व, जितना टोटल चार्ज इसमें होगा उतना ही टोटल चार्ज इसके पास भी होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, अब बात आई सबसे खतरनाक कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्या मतलब है इस बात का कि चार्ज क्वांटाइज? इस बात का मतलब यह है कि मान लो अपने पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, हमने कोई ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया, मान लेते हैं ये, और इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, क्यू। इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना मान लिया हम लोगों ने, क्यू है। अब मामला ये है कि अगर इस टोटल चार्ज क्यू को हम लोग डिवाइड कर दें इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से, तो हम लोग को हमेशा एक प्योर इंटीजर वैल्यू मिलेगी। ठीक, माने ये फ्रैक्शन डेसिमल्स में ऐसा कोई सिस्टम यहाँ पे चलने वाला नहीं है। क्या मिलेगा हमको, इंटीजर। इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, माने फ्रैक्शनल वैल्यू चार्ज की पॉसिबल नहीं होती है। तो यहीं से हम लोगों ने 10th पढ़ा था कि Q इक्वल टू क्या होता है, NE होता है। ठीक है, अब इसमें एक डायरेक्ट वैल्यू कम से कम याद होनी चाहिए कि अगर 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर गया तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए, ये हमें पता होना चाहिए। 1 कूलम का चार्ज फ्लो किया तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए। ठीक, तो हम लोग को यही लगाना है Q इक्वल टू एन ई। तो N इक्वल टू क्या होता है, Q बाई ई। Q की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम, और E कितना होता, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कर दिया। सॉल्व करेंगे तो हमको जो वैल्यू मिलके आएगी यहाँ पे वो आएगी 6.25 इंटू 10⁻18। ये आंसर हमें कम से कम डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए कि अगर 1 कूलम का चार्ज फ्लो किया तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे, 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने अभी देखा कि चार्ज दो टाइप का था, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अगर चार्ज दो टाइप का, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आ गया है और नेगेटिव चार्ज किसी के ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब होता है कि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है। नेगेटिव चार्ज का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है। इलेक्ट्रॉन अगर आ गया है तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है कुछ, होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का मास होता है कुछ और तुम्हारे पास आ जाएगा तो इसका मतलब जिस ऑब्जेक्ट पे जाएगा उसका मास बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जहां से निकलेगा वहां पे मास क्या होने लगेगा, कम।
तो इसका मतलब कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, कम हो गया है, निकल गया है, बाहर चला गया है। और इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है इसके पास, ज्यादा है। माइनस चार्ज अगर किसी ऑब्जेक्ट पे देखे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। ठीक। अब इसके बाद बात आती है कि हम लोग बोलते हैं कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करते हैं एक दूसरे को, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, माने कि रिपेल कर रहा है तो कोई फोर्स लग रहा है। तो बात अब आई फोर्स की। क्या आई फोर्स की बात, देखो फोर्स की बात आई कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है अपने पास, कौन सा चार्ज है, पॉइंट चार्ज, ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं, पॉइंट चार्ज। ठीक, केवल पॉइंट चार्ज की बात हो रही है, ऐसा चार्ज नहीं हो रहा कि पूरे वायर पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर ऐसा पूरे वायर पे पॉजिटिव चार्ज होता तो इसको लाइन चार्ज कहते। ठीक, बात किसकी हो रही, केवल पॉइंट चार्ज की। और हमने बोला कि पॉइंट चार्ज है अपने पास, एक है Q1 एक है Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया कितना है, R है। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस R है तो एक व्यक्ति आए कूलम, जिन्होंने कहा क्या कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, चाहे वो अट्रैक्शन का हो चाहे रिपल्शन का हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। ठीक, माने अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो हमें इसके नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब किस बात से है, केवल उसकी वैल्यू से जो उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो F is directly proportional to product of magnitude of Q1 and Q2, and F is inversely proportional to the square of distance between the charges। अगर हम इन दोनों चीजों को एक साथ इंप्लाई कराते हैं तो हमें इंप्लीफिकेशन में मिलेगा कि F is proportional to Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोग को दिखाई दिया, तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जब बात आएगी तो हम लोग इसको लिखेंगे, क्या होता है ये 1/4πε0 के, और ये क्या बनेगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की जब बात आती है तो हम लोग क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और के क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। एयर के लिए और वैक्यूम, चाहे एयर हो चाहे वैक्यूम हो, के की वैल्यू क्या होती है 1। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को एकदम रट लेंगे तोता की तरह आज ही, क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, जैसे हम लोग के की जगह 1, और देखो जब तक के के बारे में बात ना करी जाए हम लोग मानेंगे कि एयर या वैक्यूम में ही सारी कहानी चल रही है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लोग यहाँ रखेंगे और 4 और पाई से मल्टीपल कराएंगे, ऊपर डिवाइड करेंगे, तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू होगी F इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले में इसको अप्लाई करेंगे और हमारा काम क्या हो जाएगा, सेट। ठीक, अगर इसी को हमें वेक्टर फॉर्म में मान लो लिखना हो तो F वेक्टर क्या होता है, देखो अगर 1/4πε0 के साथ ही लिख दे तो Q1 Q2। अब डिपेंड कर रहा है कि फोर्स कौन लगा रहा है, ये उस पे कि वो इस पे। हमने मान लिया कि 2 पे लग रहा, किसकी वजह से, 1 की वजह से। तो यहाँ पे हम जो पोजीशन लेंगे वो क्या लेंगे, R21, नीचे क्या है स्क्वायर, तो हमने क्या लगाया इसके मैग्नीट्यूड का क्यूब, और ऊपर यही वेक्टर आएगा, ऊपर यही वेक्टर। और अगर F12 ले लिया, माने कि 1 पे फोर्स किसकी वजह से, दूसरी की वजह से, तो ये क्या हो जाएगा, पोजीशन बदल जाएगी, 1/4πε0 Q1 Q2 R12 के मैग्नीट्यूड का क्यूब, और ऊपर कौन बैठेगा, R12 का वेक्टर। ठीक, क्लियर कट मैटर।
माने प्रोपोर्शनलिटी किसके साथ है, आर स्क्वायर के साथ। माने कि ये लॉ कैसा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। जिस भी लॉ में डिस्टेंस का स्क्वायर बैठा होगा नीचे उसको क्या कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक। तो देखो हम लोगों ने जो 11th क्लास में जब हम लोग थे तो हम लोगों ने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा। वहां पे पढ़ा था कि जो F होता है वो G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। देखो यहाँ भी आर स्क्वायर था, यहाँ भी आर स्क्वायर। तो दोनों के दोनों लॉ कैसे होते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ, चाहे वो क्या हो, न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ हो, चाहे कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो। ठीक, दोनों कैसे लॉ हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक, दोनों में कुछ डिफरेंस है, हाँ। ये केवल वैलिड होता है अट्रैक्शन के लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल अट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। ठीक। अब कंपैरिजन की बात आती है कि अगर अगर सेम पार्टिकल है, मान लेते हैं हम लोग कि अपने पास एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा भी इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, आर। तो बात ये हुई कि क्या इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हमेशा हमेशा अट्रैक्शन रिपल्शन का फोर्स लगेगा, क्या अट्रैक्शन का फोर्स नहीं लग सकता, तो हम कहेंगे नहीं, अट्रैक्शन का फोर्स लग सकता है। अट्रैक्शन का फोर्स क्या होगा, लगेगा, लेकिन रिपल्शन का फोर्स बहुत हावी होगा उसके ऊपर। इस वजह से अट्रैक्शन की फोर्स की कीमत कुछ बचेगी नहीं। कौन सा अट्रैक्शन लगेगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इस ब्रह्मांड का क्या होता है, सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, सबसे वीकेस्ट फोर्स होते हैं। तो मान लो कि हम इसके ऊपर लगाने वाले हूं एफ ई, माने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, 9 इंटू 10⁻⁹। यहाँ पे क्या रखना होता है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखा, क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और दूसरे के लिए भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में आर स्क्वायर। ये कौन सा फोर्स है, ई। अब कह रहा कि इसी समय क्या इस पे ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है, तो हम कहेंगे हाँ, ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी की वैल्यू क्या होती है 6.67, तो हमने केवल 6.7 लिख लिया, इंटू 10⁻⁻11। अच्छा, आओ, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। तो हम यहाँ पे 9 को लेके चलेंगे, कहीं जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा। 9 इंटू 10⁻31 इंटू 9 इंटू 10⁻31, और डिस्टेंस अभी भी क्या है, सेम सेम है। तो अगर हमसे कहे कि इसका रेशियो ले लो, तो हम लोगों ने क्या किया, रेशियो लिया। जैसी रेशियो लेंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर की सेवा क्या हो जाएगी, समाप्त। और जैसे इसको रेशियो लेके हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना और करके ये तुम देखोगे कि देखो नीचे पावर कैसी दिख रही, -11 -31 ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगी, प्लस में डोमिनेंट पावर जाएगी, प्लस में ऊपर वाली देखो छोटी है। तो ये जो एफ ई अपॉन एफ जी का एक रेशियो निकल के आएगा, एफ ई अपॉन एफ जी का, आगे की जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी वो बहुत छोटी सी होगी, लेकिन पीछे जो बहुत बड़ी पावर होगी वो कितनी होगी, 10⁻43। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो एफ ई है वो एफ जी से इलेक्ट्रॉन के लिए कैसा दिख रहा तुम्हें, 10⁻43 टाइम्स छोटा है। कौन, एफ जी, बड़ा कौन है, एफ ई। दिखाई दिया यहाँ पे बात, ये बहुत जरूरी बात है, इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। एमसीक्यू में सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि एफ ई अपॉन एफ जी का इलेक्ट्रॉन के लिए रेशियो कितना होता है। तो ऑर्डर पूछेगा, ऑर्डर क्या होता, ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या होता है 10⁻43। ठीक है, अगर वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करनी है कि आगे क्या आता है तो इसको कैलकुलेट करोगे, आसानी से तुमको वैल्यू देखने को वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर कट मैटर। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन मान लो बना दे तुम्हारे लिए कि चलो अपने पास एक है प्रोटॉन, एक है कौन, अल्फा पार्टिकल, दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस दे दी 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर ले लो, चलो इनके बीच में क्या निकालो, फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। क्या करना होगा, एफ इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻9। दोनों का चार्ज, ये कौन है, प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19।
ये कौन है? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के बारे में एक दो बातें हम लोग को डायरेक्ट पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? कि जो अपने अल्फा भाई साहब होते हैं, इनका जो चार्ज होता है अल्फा का चार्ज, ये ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ क्या होता है? प्रोटॉन। और जो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है, ये 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है। 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है। तो यहाँ पे हमने इसको रखा और यहाँ पे अल्फा के लिए क्या करेंगे? ट्वाइस कर देंगे, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। नीचे हमने रखा 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मतलब 10⁻⁻2। 1 इंटू 10⁻2 किया तो मीटर बन गया। इसका क्या करेंगे? स्क्वायर। और ऐसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास इसका कुछ आंसर, जिसको कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो ये हो गया हमारा क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज, उसकी सारी प्रॉपर्टीज, और कूलम्स लॉ हम लोगों को सामने आएगा तो कैसे हम लोगों को क्वेश्चन को अप्लाई करना है। ठीक, बात समझ में आई? इसमें कोई डाउट किसी को? नहीं? अच्छा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारे सामने आया था। तो हमने पढ़ा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में जो सारी चार्ज की वैल्यूज होगी वो कैसी होंगी? इंटीजर वैल्यूज आएंगी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब जो नंबर ऑफ चार्जेस होंगे। अब लेकिन मैटर ये होता है कि कुछ पार्टिकल ऐसे पाए गए जिनमें ये चीज फॉलो नहीं करती। वो कौन है? क्वार्क्स। क्वार्क ऐसे पार्टिकल होते हैं जहां पे चार्ज का क्वांटाइजेशन फॉलो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि क्वार्क्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो या तो +2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दिखेगा ना, या फिर -2/3, या तो +1/3, या तो -1/3। इस तरीके के चार्ज हमको वहां पे देखने को मिलते हैं। ठीक, क्वार्क्स क्या होते हैं? हर पार्टिकल जो फंडामेंटल पार्टिकल जो नहीं होते, जो पार्टिकल फंडामेंटल पार्टिकल नहीं होते, वो सारे किससे मिलके बने होते हैं? क्वार्क्स से। ठीक है, जैसे कि अपना प्रोटॉन। प्रोटॉन कैसे बनता है? अगर हम लोग एक अप क्वार्क, दो डाउन क्वार्क को मिला दें तो हमको मिलता है क्या? प्रोटॉन। ठीक, ये किसके लिए है? अप क्वार्क के लिए। ये किसके लिए होता है? डाउन का चार्ज। नहीं, गलत जोड़ा हमने। जो ये वाला चार्ज है वो किसका है? डाउन का। जरा ऐड करो, UDD। सही जोड़ रहा हूं मैं? UDD 2/3 और 1/3। 2/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 ज्यादा हो रहा ना? एक मिनट, एक मिनट। UDD होता है तो श्योर है। अगर 2 है, UUD, प्रोटॉन UUD होता है। गलत लिखा हमने यहाँ पे, ये चीज गलत हुई। इसका मतलब न्यूट्रॉन होता है UDD, ये UUD होगा। अप और एक डाउन क्वार्क, ये अप डाउन डाउन क्वार्क। तो इसका 2/3 -1/3 -1/3 कितना आया? देखो, 0 आया ना। इसीलिए न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जबकि प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। तो ये हो गया 2/3 प्लस 2/3 -1/3। तो 2 और 2 4 में से एक गया 3, और 3/3 कितना हो गया? 1। तो 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज युक्त होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यही चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर। तो इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं होते, लेकिन इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल होता। माने इलेक्ट्रॉन क्वार्क से मिलके नहीं बना। ठीक है, बहुत खतरनाक बात थी ये। चलो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।